वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 27 जनवरी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के दिन से वो सब हम क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले का जो भी आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा उसको भी रिवाइज करते चलेंगे, है ना, ताकि आप चीज़ों को भूले ना। ठीक है। और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? सागर माथा संवाद 2025 की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि सागर माथा जो संवाद है, ठीक है, ये है क्या चीज। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो संवाद है ये एक ग्लोबल जो वार्मिंग है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसी के ऊपर एक मतलब आप ये समझिए कि एक बैठक है ये, है ना, जो कहाँ पर की जा रही है, तो काठमांडू नेपाल में की जा रही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। आपसे हो सकता है देश का नाम पूछे, तो देश का नाम आपको ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछता है कि देश का नाम, हो सकता है काठमांडू की जगह पे देश का नाम दे दे, तो आपको ध्यान रखना है नेपाल। और जगह का नाम दे दिया तो नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वहां पर। ठीक है। और ये आयोजित होगी, ये बैठक कब से कब तक होने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है ये अभी नहीं होगी, ये होगी 16 से लेकर के 18 मई में। यानी जो मई महीना है, मई महीने के 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में ये जो है आपकी बैठक होने वाली है। ठीक है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में। ठीक है। अच्छा, अजरबैजान के बाकू में एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट बैठक आपको ध्यान रखनी है, COP29। ये भी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बैठक है, आपको ध्यान रखना है। COP29 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम को ना पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो टोटल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से पूछा जा रहा है आपको कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जा रहा है। तो पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया जा रहा है। कितने लोगों को? 7 लोगों को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट है हम उन चीजों को याद करेंगे। आपको पूरे के पूरे 139 पद्म पुरस्कार याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ध्यान रखना है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो कुल कितने पद्म पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना 139 पद्म पुरस्कार। ठीक है। पद्म अवार्ड टोटल कितने, तो 139। इसमें से पद्म विभूषण कितने हैं, तो 7 हैं। पद्म भूषण कितने हैं? 19 हैं। और पद्मश्री जो है वो 113। तो पद्म विभूषण की बात करें तो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये दरअसल तेलंगाना के हैं। कहाँ के? तेलंगाना के हैं। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर आप क्या कह सकते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है श्री जगदीश सिंह खेयर का नाम। अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जगह का नाम कि ये इंसान कहाँ का बिलोंग कर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि ये एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना किस क्षेत्र में, तो ये सार्वजनिक जो मामले हैं उस क्षेत्र में इनको दिया गया। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया का नाम आपको ध्यान रखना है। ये गुजरात की हैं। कहाँ की? गुजरात की हैं। और इन्हें कला के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको भी कला के क्षेत्र में, और ये कर्नाटक से हैं। कहाँ से हैं? कर्नाटक से। और इनको भी किसमें? कला के ही क्षेत्र में दिया गया है। श्री MT वासुदेवन नायर की बात करें तो ये क्या है? इनको ना मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है ना। और ये कहाँ के हैं? केरल के। ठीक है। श्री ओसामू सुजुकी का नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए जो मरणोपरांत है ना, ये तीनों तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मरणोपरांत इनको मिला है। श्री ओसुमी सुजुकी की बात करूं तो इनको ना व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया है, और ये पता है आपको जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के। फिर बात करें श्रीमती शारदा सिन्हा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, बिहार की लोक गायिका हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनका क्वेश्चन निधन से भी बन सकता है, और क्या बन सकता है कि इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि श्रीमती शारदा सिन्हा को, है ना, पद्म विभूषण जो है कब दिया गया, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। और इनको भी आपको पता है ना, बिहार की लोक गायिका थी, तो आप कह सकते हैं कला के क्षेत्र में। तो ये जो 7 नाम हैं पद्म विभूषण वाले, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी करिए। ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और 2-3 बार दिन में पढ़ लीजिएगा। समझ में आया? ये सातों नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये छठवां सातवां नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मरणोपरांत वाले तो आपको याद करने ही करने हैं। उसके बाद बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण जो है ये 19 लोगों को दिया गया है। अब इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा होने वाला है, तो मरणोपरांत श्री विवेक देवराय को ध्यान रखना है आपको। उसी के अलावा अगर हम बात करें तो श्री नंदमुरी बालकृष्णन, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 9वें नंबर वाला, ये आपको ध्यान रखना है। मनोहर जोशी को ध्यान रखिएगा, इनको पद्म विभूषण मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉकी प्लेयर श्री श्रीजेश का नाम आपको ध्यान रखना है, PR श्रीजेश हॉकी प्लेयर। इनका नाम आपको इसलिए ध्यान रखना, अभी इन्होंने संन्यास भी लिया था, याद है, ये हॉकी प्लेयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिर बात करें मरणोपरांत पंकज उदास का नाम आपको ध्यान रखना, साध्वी रितंभरा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। साध्वी रितंभरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से, है ना, आपने इनका अक्सर रील वील देखा होगा इंस्टाग्राम पे, है ना, ये भी काफी पॉपुलर है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। श्री शोभना चंद्र कुमार का नाम ध्यान रखिए। सुशील कुमार मोदी जो है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो मैंने रेड कलर से टिक किया ना 5-6 नाम, ये 5-6 नाम तो आपको पता होना ही चाहिए कि इनको पद्म भूषण मिला है। बाकी ये लिस्ट पूरी 19 की 19 लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ये आप इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में हम रिवाइज करते रहेंगे, है ना, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, इससे क्या होगा, आप चीजों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया की हम बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, या साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी का मतलब, ये पहला देश कौन सा बना है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बना है थाईलैंड। अब पहली चीज तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि समलैंगिक विवाह क्या होता है। समलैंगिक विवाह मतलब समान लिंग में विवाह, सिंपल सी, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, उसी को समलैंगिक बोलते हैं, ठीक है। जो आजकल बहुत जगह पे कॉमन है, बहुत से देशों में, हमारे यहाँ पे भी कानूनी मान्यता कोई भी ऐसा नहीं मिला है, तो आपको ध्यान रखना भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में, फिर कह रहा हूं क्या पूछा जाए, कि एशिया में नंबर 1 यानी एशिया में सबसे पहला देश कौन था, तो ताइवान था। वहीं पे पूछा जाए साउथ ईस्ट एशिया में, तो आपको ध्यान रखना है थाईलैंड। एशिया का पहला देश ताइवान था, ये ध्यान देना। एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों अलग अलग है। थाईलैंड की बात करें तो आप यहाँ पे मैप में थाईलैंड देख पा रहे होंगे, ये है अपना प्यारा भारत इंडिया। यहाँ से जब होते हुए आप बांग्लादेश म्यांमार यहाँ पे आएंगे, तो ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। थाई बहत यहाँ की करेंसी है ना, और पेंटोगटोरन जो है वो सिनावात्रा जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एक वर्ड का ध्यान रखना है, ये भारत की पहली निजी, इससे पहले आपने पढ़ा होगा भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा, तो भारत की पहली जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा थी वो कहां पर, वो गुजरात में शुरू की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की पहली प्राइवेट यानी निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी आपका सही है, आंध्र प्रदेश। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है 14,000 करोड़ रुपए जो है ना, ये निवेश किया जाएगा इसके लिए, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर जो है ये एक तरह का अर्धचालक है, जिससे हम क्या बनाते हैं, आईसीज बनाते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, जो आईसी की जो चिप होती है ना, वो हम बनाते हैं। ये इसका यूज कहां पर होता है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, है ना, तो मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर लगने वाला है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको याद हो अगर, तो आपकी कार के अंदर ना जितने भी आपके रेडियो चल रहे हैं, चाहे कोई भी ऑटोमेटिक कार है, उसके अंदर भी आपकी सेमीकंडक्टर ही लगती है ना, बिना चिप के कोई भी काम नहीं होने वाला है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने मतलब देश में और बाहर विदेशी कंपनियों के साथ मिल करके ना अपने भारत में इन संयंत्रों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है आपको कोरोना के टाइम पे कार की बिक्री कम हो गई थी, क्यों, हम हमारी खुद की प्रोडक्शन कम हो गई थी, क्यों कम हो गई थी, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर था ही नहीं। हम खुद ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, बाहर से हम मंगा रहे थे।
ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, हम क्या कर रहे थे, मांग रहे थे भैया हमको दो। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि उसी दौरान से भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत होती है। 29 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे जो मंत्री थे वो कौन थे, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ही लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी और विदेशी कंपनियों को भारत में चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। फिर भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में, ये देखिए मैं कह रहा हूँ ना, सारद में पहला जो था गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पिछले साल आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अमेरिकी कंपनी के साथ, तो वहां पे माइक्रोन ऑप्शन था, माइक्रोन आपको ध्यान रखना है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है ना, जो कि टाटा समूह की एक कंपनी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। कहां कहां पे स्थापित कर रही है, पहला आपको ध्यान रखना है गुजरात के धोलेरा में, और दूसरा ध्यान रखना असम के मोरीगांव में। ये अभी इंपॉर्टेंट है, ये अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहां पर लगी थी, तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा में लगी थी। और अभी नया क्वेश्चन एक और आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार ने जो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसका नाम क्या, शक्ति, इसको स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपने अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है उसको मैंने यहाँ पर एक साथ लेकर के रख दिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपने भारत के लिए आपको ध्यान रखना है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर जो मतलब मिशन है वो पूरा करें, और भारत के अंदर ही भारत को मतलब ना इतना ऊपर ले जाए कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर बने हैं वो शॉन करन बने हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब इनके राष्ट्रपति बनने के बाद ना पूरा जो कैबिनेट है, पूरा जो मंत्री है, जो क्या नाम है परिषद है, उसकी बहुत सी हेर फेर हुई है। क्या क्या हेर फेर हुई है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, मैं वो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको बस वो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली तो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये दोनों तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि जो एफबीआई के प्रमुख कौन बने हैं, तो काश पटेल जो हैं ये एफबीआई के प्रमुख बने। एफबीआई यानी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ना, जैसे भारत में हमारे यहाँ पे होता है ना खुफिया एजेंसी रॉ, वैसे ही वहां पे आपको ध्यान रखना एफबीआई है उनकी। तो अगर हम बात करें कि जैसे जो काश पटेल है वो एफबीआई के प्रमुख बने हैं, तो एफबीआई की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है एफबीआई की फुल फॉर्म, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वहीं पे आपको ध्यान रखना जो व्हाइट हाउस है उसका नया चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स को बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री रामकृष्णन को बनाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो सीनियर पॉलिसी एडवाइजर है, क्योंकि देखिए अब आजकल जो जमाना है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो उसके लिए क्या है, व्हाइट हाउस का जो सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री राम कृष्णन को बनाया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, बहुत से आपको ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो मूल रूप से भारतीय नाम आपको दिख रहे हैं, है ना। आप समझिए कि जो भारतीय हैं वो मतलब हर जगह टॉप पे ही रहने वाले हैं, हम इससे कम बिल्कुल नहीं है। बात करें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, माइक वाल्टेस का नाम आपको ध्यान रखना है, ये बने हैं। विदेश मंत्री आपको ध्यान रखना है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये इंपॉर्टेंट नाम है। वहीं पे कृषि मंत्री की बात करें ब्रुक रोलिंस का नाम ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हैं। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का नाम आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य सचिव की बात करें रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का नाम ध्यान रखिएगा। और अमेरिका की जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है वो तुलसी गबार्ड का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे होता है ना अपने यहाँ पे भी तो है सीबीआई वीबीआई, वैसी वहां पे अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जो है वो तुलसी गबार्ड में। तो ये कुछ नाम हैं जो अभी आपको ना याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब चुनाव हुए थे ना तो ये कुछ परिवर्तन हुए हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये इम्पोर्टेंट आपके जो है क्या नाम है नाम है, जैसे एफबीआई वाला हो गया, है ना, विदेश मंत्री, रक्षा सचिव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब आपको याद करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब दोबारा से जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने? जैनिक सिन्नर ने। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब जैनिक सिन्नर की अगर मैं बात करूं ना तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध किस देश से है, तो ये इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के, है ना, ये नाम आपको ध्यान रखना है देश का। और इन्होंने किसको हराया है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके इन्होंने ये खिताब जो है अपने नाम किया है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बात करें, जर्मनी के प्लेयर हैं। वहीं पे ये तो पुरुष एकल हो गया। महिला एकल की बात करें तो कल ही आपने पढ़ा था मेडिसिन कीज का नाम। मेडिसिन कीज जो है इन्होंने ना महिला एकल का खिताब जीता था, याद आ रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल दोनों आपको याद हो गया। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो जनवरी में होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो अभी हो चुका है और आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद ग्रैंड स्लैम होते रहेंगे ना, अब फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। एक और आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, क्योंकि एसएससी का एक क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ये टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है ये किसने जीता है? इसे जीता है इनियान पनीर सेल्वम ने। किसने जीता है? इनियान पनीर सेल्वम जो है इन्होंने इस खिताब को जीता है। जोहोर इंटरनेशनल कप में भारत को इन्होंने जीत दिलाई है। बात करें अगर, तो अभी मैंने 25 जनवरी को एक क्वेश्चन पढ़ाया था, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इस पर भारत मेजबानी करने वाला है। तो 25 जनवरी को ही मैंने शतरंज से रिलेटेड होने वाले जो भी टूर्नामेंट है और जो भी स्टैटिक जीके है वो मैंने पढ़ा रखा है ना, जिसमें शतरंज से, चेस से रिलेटेड जो भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा 25 जनवरी का, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर एक बार देखिएगा, वहां पे मैंने पूरा अच्छे से जितने भी टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुए हैं और जो भी उससे इंपॉर्टेंट बनता है वो सब मैंने बताया। चाहे विश्वनाथन आनंद की बात करें, उनकी बुक का नाम बात करें, है ना, उनको मतलब अवार्ड पहली बार कौन सा मिला था, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस किया, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। विश्व पिकल बॉल लीग जो है इसका पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पहली चीज तो ये, किसी भी चीज का अगर पहला संस्करण है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्व पिकल बॉल की अगर बात करें तो इसका जो पहला संस्करण है ये मुंबई में शुरू हुआ है। कहां पर? मुंबई में। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है। कब शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी को ये शुरू हुआ है और कब तक चलने वाला है? तो ये जो टूर्नामेंट है ये 2 फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती कब मनाई गई है? तो कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती है वो 24 जनवरी को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 24 जनवरी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात करें अगर कर्पूरी ठाकुर की, तो ये बिहार में ना 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और जब ये उप मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया था और आप मान के चलिए बेहद ही ईमानदार नेता माने जाते हैं ये, ठीक है। 24 जनवरी को और कौन-कौन से दिवस मनाए गए हैं? तो एक तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था। याद आ रहा है किसी को? पढ़ा है आपने? फिर वहीं पे अगर आपने देखा हो तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपको याद दिला दूं मैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। याद आ रहा है? एक आपने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद आ रहा है किसी को? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये जो आपने पढ़े ये तीनों कब मनाए गए हैं? जो 24 जनवरी को मनाए गए और इसी दिन मनाई गई है मुख्यमंत्री, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, उनकी जयंती। तो ये 3 और चीजें आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी से, ठीक है। अभी मैं जब मंथली लेकर के आऊंगा ना, मंथली करंट अफेयर्स जब रिवीजन करवाने के पर्पज से आपको, तो वहां पे सारे दिवस एक साथ, सारे पुरस्कार एक साथ, है ना, सारी नियुक्तियां जितनी भी है, जितने भी निधन हुए हैं वो सब एक एक साथ में, है ना, सब कुछ आपको रिवाइज करवा दूंगा। चलिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात करें, इंडियन वाटर वेव्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, इसका नया क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कहां पर खोला गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये खोला गया है वाराणसी, यानी आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी की, ठीक है, वहां पर खोला गया है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये है क्या चीज? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा के अंदर है इसका मुख्यालय। ये काम क्या करता है? ये है क्या चीज? देखिए, एक तो है आपका कि समुद्र के अंदर जहाज चलती है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे ना इंडिया के अंदर, इसकी बात कर रहा हूं, थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब है, मैं मतलब ये इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
इंडिया के अंदर आपको पता है ना, गंगा नदी है, यमुना नदी है ना, गोदावरी, कृष्णा, बहुत सी नदियां हैं। और इन नदियों की बात करूं, इनके बीच में ना देखिए बहुत से नहर भी बने हुए हैं। तो जो भारत के अंदर जो हमारी नदियों में है ना, नदियों के अंदर, नहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, मतलब जो भी, मतलब उसके अंदर जो हमारी जहाजें चल रही, कुछ भी चल रहा है, तो उसके लिए एक ये है ना, आप समझिए कि ये एक प्राधिकरण है, ठीक है। और ये जो चीज है, इसका अभी नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में खोला गया है ना। जैसे आप नेशनल हाईवे देखते हैं ना, नेशनल हाईवे जो सड़क पे चढ़ने के लिए, वैसे ही आपको ध्यान रखना है, पानी में भी नेशनल वाटरवे होती है, ठीक है। तो उसी का नया कार्यालय जो खोला गया है, वो वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसने जीता है ना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था, सबने आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने फुल फॉर्म भी बताई, कुछ बच्चों ने इसको पूरा डिस्क्राइब भी किया कि कितने पुरस्कार की राशि कितनी मिलती है। तो 51 लाख रुपए राशि मिलती है। पराक्रम दिवस पर इसको, मतलब इसकी घोषणा की जाती है हर बार। तो आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसी दौरान ये जो पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के ना मुख्य अतिथि कौन है, चीफ गेस्ट कौन है, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया है, ये आपको एडिशन भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है चीफ गेस्ट का नाम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा चीफ गेस्ट कौन है। मैं सबके कमेंट्स वैसे पढ़ता हूँ, है ना, रिप्लाई भी करता हूँ। पीडीएफ आपको जो है वो एज इट इज कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को।